बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर नंबर 16 पार्ट 2 से। और जैसे कि मैंने पहले आप लोगों से शेयर किया था कि देखो जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उनके थ्रू जो है वो अब हम जो है ना कोर्स इंशाल्लाह कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे एज मच एज पॉसिबल। और जो ही आपकी फ़िज़िकल क्लासेस स्टार्ट होती हैं साथ ही हमारे लिए बहुत काम है, आगे सेंड अप है, उसके बाद रिवीजन एंड टेस्ट सेशन है। तो हम बेसिकली टाइम सेव करना चाह रहे हैं ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम जो है आपकी रिवीजन क्लासेस को दे सकें। सो जैसे आप जो है वो फ़िज़िकल क्लासेस में बड़े विजिलेंट होके और अच्छा माशाल्लाह काम करते थे, इसमें भी आपने ट्राई करना है कि साथ साथ लेक्चर नोट डाउन करें, बुक अपने सामने रखनी है, जो है चीज़ों को अंडरलाइन करें, ओवरऑल जो है वो अपने अच्छे नोट्स डेवलप करें ताकि जो है वो आपका किसी किस्म का टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। अच्छा बेटा, हमने चूँकि आपका माइक जो है वो म्यूट किया हुआ है, तो अगर कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए आप अपना हैंड रेज़ कर सकते हो या कन्वर्सेशन में आके टेक्स्ट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, तो मैं साथ-साथ उनके आंसर्स भी करता जाऊँगा, ठीक है? अच्छा बेटा, स्टार्ट करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट जो है आज का हमारा टॉपिक है और स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इसमें हमारे पास ऑलमोस्ट सारे ही चैप्टर जो है वो हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। इसमें अल्टरनेटिंग करंट भी है, एसी सर्किट्स में एसी थ्रू रजिस्टर, एसी थ्रू कैपेसिटर, इम्पीडेंस है, आरसी आरएल सीरीज सर्किट है, ये सारे हैं। और सॉरी, एक टॉपिक जो एंड वाला जो है वो नहीं है शामिल, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो है वो लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर स्मार्ट सिलेबस। ऑल ओवर जो है अगर देखें तो बाकी सारे टॉपिक इंक्लूडेड हैं। स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट टॉपिक जो है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपको सिंपल बताया हुआ है कि जी अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। कहते हैं जी अ करंट दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय वोल्टेज सोर्स हुज पोलैरिटी कीप ऑन रिवर्सिंग विद टाइम, उसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अच्छा, ये हमने कहाँ जो है वो पढ़ा था, चैप्टर नंबर 15 में अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर जो है उसका टॉपिक में लास्ट पैराग्राफ अगर देखें तो वहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है कि अल्टरनेटिंग करंट जो है रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन वंस इन अ साइकिल। एक साइकिल में सिर्फ वो एक दफ़ा अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करता है। कहाँ पर? ये 180 के फेज पे आके इस पॉइंट के ऊपर उसने अपनी डायरेक्शन को क्या करना होता है? रिवर्स करना होता है। देखो ये वाला हाफ जो है ज़ीरो से लेकर टी टाइम पीरियड तक, T/2 टाइम पीरियड तक जो है ये वाला हाफ जो है ये कौन सा है? पॉजिटिव हाफ है, ठीक है। और आगे T/2 से लेकर टी तक जो है ये वाला हाफ कौन सा है? ये आगे कौन सा हाफ स्टार्ट हो जाता है? नेगेटिव हाफ स्टार्ट हो जाता है। इट मीन्स कि पूरे टाइम पीरियड में जो करंट है वो अपनी डायरेक्शन कितनी दफ़ा रिवर्स करता है? वंस इन आ साइकिल, ठीक है। अच्छा, अगर आप गौर करें तो एक दफ़ा उसने पॉजिटिव हाफ में ये अगर लेट्स से कि यहाँ से देखें अल्टरनेटिंग करंट जो है वो यहाँ पर चूँकि एक साइनोसॉइडल वेव बनती है तो देखो 180 के फेज पे आके ये वाला हाफ जो है ये कौन सा? पॉजिटिव हाफ। अब आपको उसने डायरेक्शन जो है वो रिवर्स कर लेनी है। देखिए हाफ टाइम पीरियड गुजर चुका है, तो आफ्टर द हाफ टाइम पीरियड अब इसकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी और ये वाला हाफ जो है वो कौन सा होगा? नेगेटिव हाफ होगा। सो वो करंट जो आफ्टर रेगुलर इंटरवल टाइम जिसकी पोलैरिटी चेंज होती है, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। अच्छा जी, मेन सोर्स ऑफ जो है वो अल्टरनेटिंग करंट जो है वो या वोल्टेज क्या है जी? वो है एसी जनरेटर। और ये इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी है कि मेन सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज जो है वो क्या होता है? आप क्या बोलेंगे? एसी जनरेटर जो है दैट इज द मेन सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। नेक्स्ट बुक के ऊपर आप अंडरलाइन भी कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और क्या है जी इसमें कि द बेसिक रीज़न फॉर द वर्ल्ड वाइड यूज़ ऑफ एसी जो है वो क्या है? बेसिक रीज़न ये है कि जो अल्टरनेटिंग करंट है विद अ वेरी लिटिल लॉस जो है इसको हम लॉन्ग रेंज जो है इसकी ट्रांसमिशन होती है, लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशन। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन अगर करनी है, फॉर एग्जांपल मंगला डैम से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं बाय वाटरफॉल, तो वहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन इन मेन ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू आगे सिटीज़ को जो है वो ट्रांसमिट करना होती है। सो वो अल्टरनेटिंग करंट होने की वजह से कम लाइन लॉसेज आते हैं और कम लॉस से आगे ट्रांसमिट हो जाती है। तो अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन जो है वो करनी है तो उसके लिए बेस्ट जो है वो अल्टरनेटिंग करंट है।
और आपको चैप्टर नंबर 13 में ये पढ़ा होगा हीटिंग इफेक्ट में ये फार्मूला H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी, ये हीटिंग इफेक्ट का फार्मूला। मतलब अगर किसी वायर में से करंट पास कर रहा हो तो उसमें जो हीट प्रोड्यूस होती है रेजिस्टेंस की वजह से वो क्या होती है, H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। इसमें आई क्या है करंट, आर क्या है रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, और टी इज टाइम बेसिकली। सो अगर हम करंट जो है वो लो से लो रखें क्योंकि इस फैक्टर के ऊपर स्क्वेयर है तो हीटिंग इफेक्ट कम प्रोड्यूस होगा। तो अल्टरनेटिंग करंट में ऐसा कर सकते हैं कि हम करंट की वैल्यू को कंट्रोल कर सकते हैं, और ये हम ट्रांसफार्मर वाला जो टॉपिक है उसमें इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम करंट की वैल्यू को कंट्रोल करके जो है वो हीटिंग इफेक्ट जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है जी। सो और ये बस बुक की लाइन जो है इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि अल्टरनेटिंग करंट जो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होता है क्योंकि ये कम हीट लॉस जो है वो जनरेट करता है। नेक्स्ट अगर देखें तो अल्टरनेटिंग करंट जो है ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, और इसमें जो है वो हमें अल्टरनेटिंग करंट को एक्सप्लेन करना है, और आउटपुट वोल्टेज ऑफ एसी जनरेटर जो है वो साइनसॉइडली कैसे वेरी करते हैं उसको डिस्कस करना है। इन अदर वर्ड्स हमें करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट यहाँ पर इस टॉपिक में डिस्कस करना है। इसमें जो मेन शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास फेज़ एंगल जो है, फेज़ लीड, फेज़ लैग क्या होता है, पीक वैल्यू क्या है, पीक टू पीक वैल्यू क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या है। यहाँ से अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस जो है ना पेपर में आ रहे होते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं बारी बारी। ठीक है जी। अच्छा बेटा, बात ये है कि इसमें हमारे पास जो है चैप्टर नंबर 16 में जैसे मैंने बोला कि सबसे पहले जी अल्टरनेटिंग करंट की हम जो है उसको डिफाइन करेंगे, किया अभी हमने थोड़ी देर पहले कि करंट विच कंटिन्यूसली चेंजेस इन मैग्नीट्यूड एंड periodically reverses its डायरेक्शन जो है इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। ये प्रॉपर उसकी डेफिनेशन हो गई। अब मैग्नीट्यूड भी उसका ऑल्टर करता है और periodically, और डायरेक्शन भी वो आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम जो है वो क्या कर लेता है, रिवर्स कर लेता है, जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब देखें मैग्नीट्यूड कैसे वेरी करता है। देखें यहाँ पे ज़ीरो है तो ये इंक्रीज़ होना शुरू हुआ, करंट इंक्रीज़ होते होते उसने पीक वैल्यू गेन की यानी मैक्सिमम वैल्यू गेन की, और फिर जो है वो कम होते होते कितना हुआ, फिर से अगेन ज़ीरो, देन इट्स रिवर्सेस डायरेक्शन। सो मैग्नीट्यूड में भी वेरी करता है और डायरेक्शन भी जो है वो आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम जो है अपनी वो क्या कर लेता है, वेरी कर लेता है। अच्छा, अब ये जो अल्टरनेटिव पोलर कहता है पोलैरिटी ऑफ द वोल्टेज सोर्स व्हिच प्रोड्यूसेस अल्टरनेटिंग करंट इज रिवर्सिंग मैनी टाइम्स इन 1 सेकंड। और जैसे पाकिस्तान में जो है फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक यूज़ में हम करंट यूज़ करते हैं, अल्टरनेटिव करंट यूज़ करते हैं, उसमें जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। ठीक है, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आल्सो। सो डोमेस्टिक यूज़ में जो अल्टरनेटिंग करंट हम यूज़ करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज है, सो इट मीन्स कि इन 1 सेकंड जो है अल्टरनेटिंग करंट रिवर्सेज डायरेक्शन 50 टाइम्स। तो 50 टाइम्स वो अपनी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स करेगा इन 1 सेकंड, अगर अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, 50 हर्ट्ज है। देखो हमारे पास जो है वो अगर देखें तो हम यूँ कह रहे हैं कि ये अल्टरनेटिंग करंट है, और अल्टरनेटिंग करंट अगर किसी रजिस्टर में से पास करेगा तो वो किस तरह बिहेव करेगा। देखिए कि इसमें हम कह रहे हैं दो हाफ है, एक उसका पॉजिटिव हाफ, एक जो है वो उसमें हम कह रहे हैं नेगेटिव हाफ। ठीक है। अच्छा, इसको हम पॉजिटिव हाफ जो है ना 0 से लेकर t/2 तक जो है वो हम कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव हाफ है, और t/2 से लेकर हम कह रहे हैं नेगेटिव हाफ है, यानी कि इस पॉइंट के बाद उसने अपनी डायरेक्शन रिवर्स करनी है। व्हाट डज इट मीन। सपोज हमारे पास एक रजिस्टर है और उसके साथ हमने सप्लाई जो है वो एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स की दी हुई है। तो ये वाला जो सिंबल है बेसिकली ये वाला सिंबल जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को। सो हमने सपोज करें कि इस रजिस्टर के साथ एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है वो सोर्स जो है वो अटैच किया हुआ है इन सीरीज। तो अब देखिए कि फर्स्ट हाफ में अगर करंट की डायरेक्शन जो है वो यहाँ पर क्लॉकवाइज है, यानी कि ये वाला एंड पॉजिटिव है और ये वाला एंड नेगेटिव है। सो आफ्टर 0 से लेकर t/2 तक यानी फर्स्ट हाफ में अगर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज थी, तो नेक्स्ट हाफ में देखेंगे यहाँ पोलैरिटी रिवर्स हो गई, ये वाला एंड नेगेटिव हो गया और ये वाला एंड क्या हो गया, पॉजिटिव। अब चूँकि पोलैरिटी रिवर्स हुई है, अब करंट अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर लेगा। तो अब ये जो है वो आपके पास जो है वो उसमें करंट की डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, एंड डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। डायरेक्शन रिवर्स हो कौन सी बन जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। इट मीन्स फर्स्ट हाफ में अगर 0 से t/2 जो है वो क्लॉकवाइज था, तो नेक्स्ट हाफ साइकिल में जो है उसकी डायरेक्शन क्या हो गई,
एंटी क्लॉकवाइज। इट मीन्स व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट जो है थ्रू रजिस्टर। रजिस्टर में क्या बिहेवियर होगा कि वो अपनी पोलैरिटी जो है वो बार बार रिवर्स करेगा, यानी डायरेक्शन बार बार रिवर्स करेगा। और फर्स्ट हाफ में अगर क्लॉकवाइज है देन एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो एक सेकंड में उसने 50 टाइम्स जो है वो अपनी पोलैरिटी रिवर्स करनी है। इट मीन्स ऑल्टरनेटिंग करंट जो है, अगर हम एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट बनाते हैं, यानी कि एक ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ एक रेजिस्टेंस हो और यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग करंट का एक सोर्स हो, तो वो 50 टाइम्स अपनी डायरेक्शन जो है उसको क्या कर लेगा, रिवर्स कर लेगा। सो लेट्स से यहाँ मैंने एक रजिस्टर जो है वो अटैच किया हुआ है और यहाँ इसके साथ मैं एक ऑल्टरनेटिंग जो है वो सोर्स ऑफ करंट जो है इसके साथ अटैच करता हूँ। तो जो करंट है बेसिकली वो 50 हर्ट्ज अगर उसकी फ्रीक्वेंसी है तो वो एक सेकंड में 50 टाइम्स यहाँ ओसिलेट कर जाएगा। तो ओसिलेशंस है तो इसका मतलब इसमें फ्रीक्वेंसी भी होगी, इसका टाइम पीरियड ऑलरेडी हम, जो कि ये वेरिंग करंट है इसका मतलब इसका इसमें टाइम पीरियड भी है, इसमें फ्रीक्वेंसी भी है। तो कहते थे अबव फिगर जो है इसमें देख सकते हैं कि टर्मिनल ए इज द सोर्स इज द पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू टर्मिनल बी, इट रिमेन सो फॉर द इंटरवल 0 से t/2 और ड्यूरिंग द इंटरवल जो है वो करंट फ्लोज फ्रॉम ए टू बी, मतलब उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या है, क्लॉकवाइज, एंड नेक्स्ट टाइम इंटरवल में जो है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। So at t is equal to t/2 terminal becomes negative and b becomes positive। इस पॉइंट पे जो है उसने अपनी पोलैरिटी क्या कर ली, रिवर्स कर ली। तो रिवर्स कर लिया तो अब ड्यूरिंग t/2 से लेकर t तक करंट फ्लोज फ्रॉम b टू a, यानी उसने अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर ली है। सो इसमें अगर हम करंट जो है इसको फेजेस में देखें तो फर्स्ट फेज मतलब हम कह रहे हैं ज़ीरो, ज़ीरो के बाद जो है पीक वैल्यू जो करंट की आती है पॉजिटिव पीक वैल्यू वो t/4, यानी पूरे टाइम पीरियड के जो है वो फोर्थ क्वार्टर में आफ्टर 1 क्वार्टर ऑफ टाइम पीरियड जो है उसकी पीक वैल्यू आ जाती है। लेकिन ये कौन सी वैल्यू पीक वैल्यू आएगी, पॉजिटिव पीक वैल्यू, ठीक है जी, यानी कि पॉजिटिव जो है वो मैक्सिमम करंट ये है। उसके बाद t/2 पे जाके उसका करंट दोबारा ज़ीरो हो जाएगा और देन इट्स रिवर्सेस द डायरेक्शन। तो इसका जो नेगेटिव पीक आएगा वो किस पे आएगा जी, नेगेटिव पीक विल बी एट 3t/4, तो ये नेगेटिव पीक आ जाएगा, ठीक है। और आगे जो है वो आपका टाइम पीरियड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इट मीन्स ऑल्टरनेटिंग करंट जो है इन वन टाइम पीरियड रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन वंस ओनली, सिर्फ एक दफ़ा उसने डायरेक्शन रिवर्स करनी है पूरे टाइम पीरियड में, लेकिन पीक वैल्यू 2 टाइम्स आती है। अगर हम और करें पीक वैल्यू, एक पॉजिटिव पीक वैल्यू आई है और एक नेगेटिव पीक वैल्यू जो है। नेक्स्ट टाइम पीरियड क्या होता है जी, कहते हैं इट इज द टाइम ड्यूरिंग विच अल्टरनेटिंग वोल्टेज और सोर्स चेंजेस इट्स पोलैरिटी वंस, जैसे मैंने बोला इज नोन एज, उसको क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट का टाइम पीरियड बोलेंगे। और फ्रीक्वेंसी वी डू नो कि नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकंड जो है उसको हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कह देंगे। यानी जितने नंबर ऑफ टाइम्स उसने डायरेक्शन जो है अपनी ओसिलेट किया, वो करंट जो है अपनी डायरेक्शन को रिवर्स किया है, ये उसकी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी। और अभी जैसे मैं ऊपर भी बता रहा था कि ये बुक की लाइन है, द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जो है वो क्या होता है जी, इज एसी जनरेटर। और ये बुक के लिए इम्पोर्टेंट लाइन भी है और ये इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी है, इसको आपने ज़रूर अंडरलाइन करना है और नोट डाउन करना है एज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नेक्स्ट है जी, देखिए अल्टरनेटिंग करंट कहता है चेंजेस इट्स पोलैरिटी वंस इन अ साइकिल एंड रीचेज इट्स मैक्सिमम वैल्यू ट्वाइस इन अ साइकिल, जैसे मैं यहाँ पे बता चुका हूँ, ये आपने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है। अच्छा बेटा, अब देखो कि हमने ना चैप्टर 15 में एसी जनरेटर में पढ़ा था उस टॉपिक में कि चूँकि ये साइनसोइडली जो है वो वेव फॉर्म इसकी साइन कर्व की तरह होती है, सो वेरी करता है करंट और वोल्टेज। तो हम कह सकते हैं कि V इज इक्वल टू वी नॉट जो है वो, वी नॉट मीन पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज साइन ऑफ ओमेगा टी यानी थीटा। अच्छा, थीटा यहाँ पर जो है वो हमने फेज कहा था इसको, और थीटा इज इक्वल टू जो है वो हमने इसको बोला ओमेगा टी। चैप्टर नंबर 7 जो है वो पार्ट 1 में आपने ये फॉर्मूला वहाँ डिस्कस भी किया होगा फेज वाला, और थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, यहाँ हम इसको फेज एंगल कह रहे होते थे। तो फेज एंगल है तो यहाँ ओमेगा जो हमें पता है वो किसके इक्वल होता है जी, वो 2 पाई/टी के इक्वल होता है। इसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते थे। ओमेगा इज इक्वल टू, आपने इसको यूँ पढ़ा था, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी, और इसको आप बोला करते थे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये देखें फ्रॉम एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन,
और यहाँ t जो है वो टाइम पीरियड है, 2 पाई/t इज इक्वल टू 2 पाई f। अच्छा 1/t जो है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी होता है ना, सो ये 2 पाई f यहाँ से बन गया, तो इज इक्वल टू ओमेगा, इसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन बोलते हैं। यहाँ v नोट जो है ये आपके पास पीक वोल्टेज है, और v जो है यहाँ पर हम कह रहे हैं इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, और t यहाँ पर जो है वो क्या है, टाइम। नेक्स्ट जो है जी, इसमें अगर हम वेरिएशन देखें, ज़ाहिर है ऑल्टरनेटिंग करंट हम कह रहे हैं वो जो वेरी कर रहा है टाइम के साथ साथ, तो इसके सारे फेजेस देखते हैं। ये असल में फेज़ डायग्राम है जो आपको बता रही है कि किस फेज़ में क्या करंट की वैल्यू होगी, और फेज़ बेसिकली किस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल ये वोल्टेज वर्सेस टाइम का कर्व है, इसमें आप देख सकते हैं कि ज़ीरो, ये जब फेज़ ज़ीरो होगा, फेज़ ज़ीरो के ऊपर यानी टाइम ज़ीरो के ऊपर फेज़ ज़ीरो है, यानी थीटा भी ज़ीरो है, और थीटा इज इक्वल टू पाई/t, टाइम जो कि ज़ीरो है तो वोल्टेज यहाँ पर क्या आ जाएगी, वोल्टेज भी ज़ीरो होगी। नेक्स्ट जो है वो पाई/2 फेज़ के ऊपर, पाई/2 जब फेज़ आता है, यानी टाइम जो है इस वक्त कितना होता है जी, टाइम इस वक्त होगा t/4, यहाँ पर जो टाइम होगा वो t/4 होगा। तो अगर मैं यहाँ t/4 पुट कर देता हूँ टाइम की जगह, तो t/4 से देखें 2 इस 4 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, इट मीन थीटा इज इक्वल टू पाई/2 आ गया। तो पाई/2 इस फेज़ के ऊपर अगर मैं यहाँ पर थीटा की वैल्यू पाई/2 पुट करता हूँ, तो साइन पाई/2 कितना होता है, 1, साइन पाई/2 1 है। अब देखिए ना, अगर मैं यहाँ पर ये इक्वेशन ऊपर वाली अप्लाई कर देता हूँ, ये वाली इक्वेशन v इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा है ना ये बेसिकली। तो अब यहाँ से अगर टाइम आपने t/4 पुट किया है, तो टाइम t/4 पुट करेंगे, तो साइन की वैल्यू जो है वो यहाँ पर क्या बनेगी, पाई/2, थीटा की वैल्यू आई है तो साइन पाई/2, और आपको पता है साइन पाई/2 यानी साइन 90 जो है वो क्या होता है, +1, इस वजह से आपका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, वी नॉट। ठीक है, v इज इक्वल टू वी नॉट। अगेन देखिए नेक्स्ट है फेज आपका सी पॉइंट पे जाके क्या आ गया, 1 पाई, पाई मीन 180, तो 180 का मतलब ये है कि v इज इक्वल टू वी नॉट। अब चूंकि आपने यहाँ पर टाइम कितना गुजर चुका होगा सी पे जाके, t/2 हाफ टाइम पीरियड, तो मैं अगर यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर दूँ, यानी t की वैल्यू यहाँ 0 पुट की थी, 0 आ गया, यहाँ t की वैल्यू t/4 पुट की थी हमने, वो पाई/2 आया। अब t की वैल्यू हमने कितनी पुट की है, t/2, तो 2 से कैंसिल आउट, t से कैंसिल आउट, पाई आंसर आ जाएगा। तो वी नॉट साइन यहाँ पर आपके पास क्या आया, पाई, यहाँ पर साइन पाई जो है साइन 180 को बोलते हैं, होता है 0, तो अगेन आपका देखिए आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो 3 पाई/2, 3 पाई/2 मीन 270, ठीक है जी। और यहाँ पर जाकर जो है वो आपका टाइम पीरियड जो है वो कितना हो जाएगा, 3t/2, तो अगर मैं 3t/4 सर, 3t/4 बनेगा, ठीक है जी, टाइम पीरियड जो है। अच्छा 3t/4 पे जाके अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ, तो आपका एंगल जब टाइम t इज इक्वल टू 3t/4 होगा, तो एंगल आपका कितना बनेगा, 3 पाई/2 आ जाएगा। अब यहाँ वैल्यू पुट करके देख सकते हो, 2 पाई/t ओमेगा की वैल्यू और t की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 3t/4, तो आपके पास आंसर 3 पाई/2 आ जाएगा। और 3 पाई/2 जो है बेसिकली हम बोलते हैं 270 को, तो v इज इक्वल टू वी नॉट, यहाँ पर v इज इक्वल टू वी नॉट। अब अगर यहाँ मैं पुट करता हूँ साइन 270 या 3 पाई/2, तो साइन 270 बेसिकली जो है वो क्या होता है, -1, यानी नेगेटिव मैक्सिमम होता है, तो आपका आंसर v इज इक्वल क्या आ जाएगा, -v नॉट आ जाएगा, ठीक है जी। और अगेन 2 पाई पे जाकर पूरा टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया, इट मीन्स कि इस पॉइंट पे जाके चूँकि साइन 2 पाई यानी 360 जो है वो क्या होगा, अगेन 0, तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर हमने वेरिएशन डिस्कस किया कि वोल्टेज में फेज़ के साथ साथ क्या वेरिएशन आ रही है और टाइम के साथ क्या वेरिएशन आ रही है। अच्छा बेटा, अगर यहाँ मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं पूछूं कि पूरे एक टाइम पीरियड में करंट या वोल्टेज की जो है वो मैक्सिमम वैल्यू किस फेज़ पे आई थी, तो आप कहेंगे कि फेज़ जो है वो पाई/2, और दूसरा फेज़ कौन सा है, 3 पाई/2। ये दो ऐसे फेज़ थे जहाँ पर वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू जो है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। इस पे पॉजिटिव मैक्सिमम, इस पे नेगेटिव मैक्सिमम। वो कौन कौन से फेज़ हैं जहाँ पर जो है वोल्टेज और करंट की वैल्यू ज़ीरो है, वो कौन से फेज़ हैं जी, 0, पाई और 2 पाई,
ठीक है जी, 0 पाई और 2 पाई जो है ये ऐसे फेज हैं जहाँ पर करंट और वोल्टेज जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज होगा उसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक है जी। सो इस बेटा अब देखें, सिंपल है कि वो करंट जो कि मैग्नीट्यूड में भी वेरी कर रहा है और उसकी डायरेक्शन भी आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम क्या हो रही है, रिवर्स हो रही है। हम कह रहे हैं कि वो करंट जो है वो क्या है, अल्टरनेटिंग करंट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड भी वेरी करता है और डायरेक्शन भी वेरी करती है। नेक्स्ट ही इसमें हम डिस्कस करेंगे, अब सिंपल टर्मिनोलॉजीज हैं, टर्म्स हैं, इनको हमें डिस्कस करना है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है, तो जो कि इसकी वैल्यू जो है वो अल्टरनेटिंग करंट की ये वेरी कर रही है, तो वेरिएबल करंट है। सो कहता था वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट जो है डेट एग्जिस्ट इन अ सर्किट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी द वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम जो है फ्रॉम रेफरेंस वैल्यूज को हम क्या कह देते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। और कहते हैं इट कैन हैव any value in between the plus and maximum minus v2। सो ये जो हमारे पास फार्मूला था, ये v इज इक्वल वी नॉट साइन ऑफ थीटा, ये बेसिकली इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को ही तो रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर देखिए हमने टाइम के लिहाज से बेसिकली इसमें हमने इसको डिस्कस किया, ये वाले फार्मूले को। इसमें हमने टाइम की वैल्यू, टी की वैल्यू पहले 0 पुट की, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तो आपका आंसर 0 आ गया। टी की वैल्यू हमने t/4 पुट की तो हमारा मैक्सिमम पॉजिटिव आंसर आया। टी की वैल्यू हमने जो है वो t/2 पुट की तो हमारा फिर 0 आंसर आ गया। इसी तरह से 3t/4 पुट करने से -1 आंसर आया। और यहाँ टाइम की वैल्यू जो है पुट करने से जो है वो कंप्लीट टाइम पीरियड की वैल्यू पुट करने से टी से कैंसिल हो जाएगा और साइन 2 पाई 0 आ जाएगा। सो हमने वेरिएशन को भी डिस्कस किया, ठीक है। सो इट मीन्स के जो है वो यहाँ पर अगर हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज फाइंड करनी हो तो उसके लिए ये वाला फार्मूला हम यूज़ करते हैं। ये वोल्टेज के लिए, अगर यही सेम फार्मूला अगर हमें करंट के लिए लिखना हो तो जैसे v इज इक्वल वी नॉट साइन ऑफ थीटा लिखते हैं, इसी तरह से I इज इक्वल टू, आई मीन इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू आई नॉट पीक वैल्यू ऑफ करंट और इनटू क्या आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा या ओमेगा टी, ठीक है। सेम फॉर्मूला जो है यहाँ पर थीटा की वैल्यू मेगा टी हो जाएगी अप टू स्वान। सो जिस तरह से इसका मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो किसी रजिस्टर में जिस तरह वोल्टेज वेरी कर रही है वैसे ही करंट भी वेरी करता है, वो भी साइनसोइडली वेरी करता है और वोल्टेज भी एज ए फंक्शन ऑफ साइन ही वेरी करती है। अच्छा बेटा नेक्स्ट है जी हमारे पास पीक वैल्यू क्या होती है। कहते हैं द हाईएस्ट वैल्यू रीच्ड बाय वोल्टेज इन वन साइकिल जो है उसको क्या कहते हैं, कौन सी वैल्यू कहते हैं, पीक वैल्यू कहते हैं, ठीक है जी। और यानी कि एक कंप्लीट साइकिल में मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू जो अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज की हो सकती है वो पीक वैल्यू कहलाएगी। और पीक टू पीक वैल्यू क्या होती है, द सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक्स जो है उसको हम क्या कहते हैं, पीक टू पीक वैल्यू। और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी जो है स्लैश पी से या पी डैश पी से। और इसमें देखें हमारे पास जो है वो मैक्सिमम पीक वैल्यू का मतलब क्या है। देखें मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक वन कंप्लीट साइकिल में दो पीक वैल्यू होती है, हम कहते हैं पॉजिटिव मैक्सिमम और दूसरा नेगेटिव मैक्सिमम। तो ये वाली जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू जो है एक साइकिल में जो ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज की हो सकती है उसको हम क्या कह सकते हैं, पीक वैल्यू, यानी मैक्सिमम मैग्नीट्यूड जो है उसको हम पीक वैल्यू का नाम देते हैं। और आमतौर पर जब भी हम इसको लिखेंगे, अगर वोल्टेज है तो उसको वी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं पीक वैल्यू को, और अगर करंट है तो उसको हम आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी वोल्टेज को वी नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और करंट जो है उसको हम आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। What is meant by peak to peak वैल्यू, जैसे मैंने कहा कि इट इज़ द सम ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव पीक, यानी कि पॉजिटिव पीक अगर ये देखें 10 है और ये 10 है तो पीक टू पीक वैल्यू हम लिखेंगे इसकी। तो पूछे इसकी पीक टू पीक वैल्यू क्या है तो हम कहेंगे इसकी पीक टू पीक वैल्यू जो है डेट इज इक्वल टू 2v0। इसकी जो पीक टू पीक वैल्यू है डेट इज इक्वल टू 2v0, ये पीक टू पीक वैल्यू है इसकी। और अगर देखें इसका पॉजिटिव पीक 10 वोल्ट है, नेगेटिव पीक -10 वोल्ट है, लेकिन हमें इसके साइन नहीं देखने, हमें जो है वो इसकी सिर्फ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड को देखना है। तो इसकी पीक टू पीक वैल्यू क्या होगी, वो होगी 20 वोल्ट, ठीक है जी। सो द सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक जो है उसको हम कहते हैं पीक टू पीक वैल्यू, यानी 2v0। 2v0 का मतलब 10 + 10 इस वाली एग्जांपल में कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जी इसमें
हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू किसको बोलते हैं, और इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, बेसिकली एज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर अ कंप्लीट साइकिल जो है उसको कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये वाला कॉन्सेप्ट ना ऑलरेडी आप एक और जगह पढ़ चुके हो रूट मीन स्क्वायर का, जब आपने पार्ट वन में फर्स्ट ईयर जो है उसमें पढ़ा था प्रेशर ऑफ गैस जो है उसमें, तो आपने रूट मीन स्क्वायर जो है उसका कॉन्सेप्ट देखा था। उसमें हम कहते थे कि एक हमारे पास कंटेनर में जो है वो गैस मालिक्यूल्स हैं, तो उसमें जितने मालिक्यूल्स अपवर्ड मूव कर रहे हैं उतने ही डाउनवर्ड, जितने राइटवर्ड उतने ही लेफ्टवर्ड, तो उनकी अगर एवरेज स्पीड हम लेते थे तो वो ज़ीरो आ जाती थी। लेकिन जब स्क्वायर लेने के बाद जो है उनकी एवरेज निकालते थे तो वो ज़ीरो नहीं आती, उसको हम कहते थे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। यहाँ भी कुछ वही कॉन्सेप्ट है जैसे आपने प्रेशर ऑफ गैस में पढ़ा था। इसमें देखिए कि कहते हैं जी इफ वी कनेक्ट एनी ordinary DC ammeter to a measuring alternating current, it would measure its value over a cycle, जो है एवरेज वैल्यू उसकी कैलकुलेट करेगा। और अल्टरनेटिंग करंट जो है उसकी एवरेज वैल्यू अगर ओवर अ साइकिल एक डीसी एमीटर लगा के देखेंगे तो वो क्या आएगी, वो जीरो आ जाएगी। ठीक है, अब वो व्हाट डज इट मीन। अब देखिए कि अगर आप जो है ओवर अ साइकिल की बात कर रहे हैं, तो अगर आप एक डीसी एम मीटर या डीसी वोल्ट मीटर जो है अल्टरनेटिंग सर्किट में यूज़ करके उसकी वैल्यू निकालेंगे, तो उसने उसको ज़ीरो शो करना है। क्यों ज़ीरो शो करना है? बिकॉज इसमें दो हाफ है, एक पॉजिटिव हाफ और दूसरा कौन सा है, नेगेटिव हाफ। तो जितना पॉजिटिव है एग्जैक्टली उतना ही क्या है, नेगेटिव है। तो अगर आप यहाँ उसका एवरेज लेंगे तो एवरेज क्या आ जाएगा, ज़ीरो। यानी अगर मैं यहाँ कहूँ कि एवरेज करंट जो है इसका क्या आएगा, तो एवरेज करंट जो है वो कितना आएगा, देखें जितना पॉजिटिव करंट है उतना ही यहाँ क्या नेगेटिव करंट। तो आई नॉट माइनस आई नॉट, यानी पॉजिटिव पीक वैल्यू माइनस नेगेटिव पीक वैल्यू ओवर क्या कर देंगे टू। तो आई नॉट माइनस आई नॉट क्या आ जाएगा, ज़ीरो, तो आंसर आ जाएगा ज़ीरो। तो एवरेज वैल्यू तो ज़ीरो आ गई। लेकिन कहता जी एवरेज वैल्यू अगर वो यहाँ ज़ीरो दे रहा है लेकिन पावर डिलीवर तो ज़ीरो नहीं है ना। करंट अगर सर्किट में फ्लो कर रहा है तो वो कुछ ना कुछ पावर तो ट्रांसमिट कर रहा है ना। देखिए ना, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर है, आई स्क्वेयर आर। तो यहाँ पावर डिलीवर ज़ीरो नहीं है। अगर पावर डिलीवर ज़ीरो नहीं है तो करंट की कोई ना कोई एवरेज वैल्यू होनी चाहिए। तो वो हम फिर कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट से हम बुक में वोल्टेज कैलकुलेट जैसे करके दिखाया हुआ, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज हम पहले कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद जो है वो करंट भी सिमिलरली वैसे आ जाएगा। तो सपोज करेंगे हमारे पास जो है ये अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है जी। अब इसमें देखें कि हमारे पास एक इसका पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव हाफ है और ये वाला नेगेटिव हाफ है। अब ये वाली जो वैल्यू है इसको मैं कह रहा हूँ कि ये वाला जो हाफ है ये आपका पॉजिटिव है, ठीक है। ये इसको मैं कह देता हूँ ये पॉजिटिव वी नॉट, ठीक है। इसको हम कह देते हैं कि ये नेगेटिव वी नॉट, ठीक है। अच्छा, अब हम देखें कि मैंने कहा कि एवरेज वैसे लें तो वो तो ज़ीरो आ जाएगी, लेकिन हमें जो है वो और इसकी कोई एवरेज वैल्यू चाहिए, क्योंकि पावर डिलीवर ज़ीरो नहीं है तो इसका मतलब है उसकी कोई ना कोई नॉमिनल वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे निकालेंगे जी, एवरेज कैलकुलेट करने के लिए बेटा हमें दो वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, मिनिमम दो वैल्यू, ठीक है ना। तो दोनों को हम स्क्वेयर करके ऐड करके ज़ीरो और टू से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगा। तो एवरेज निकालने के लिए चूँकि हमारे पास टू, हमें दो वैल्यूज़ रिक्वायर होती है, तो मैं यहाँ दो वैल्यूज सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक ज़ीरो और दूसरा वी नॉट, ठीक है जी। एक ज़ीरो और दूसरा वी नॉट, ये मैंने दो वैल्यू ली, ठीक है जी। अच्छा, अब देखो कि मैं ना ज़ीरो का स्क्वायर अगर करूँगा तो वो ज़ीरो ही होगा, लेकिन अगर मैं वी नॉट का स्क्वायर करता हूँ, इस वी नॉट का स्क्वायर करता हूँ तो वो आपका आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर। तो मैंने ज़ीरो का स्क्वायर किया वो तो ज़ीरो ही आ गया, लेकिन अगर वी नॉट का स्क्वायर करेंगे तो कौन सा आ जाएगा, ये आपका पॉजिटिव पीक थी, ये नेगेटिव पीक है। मैं वी नॉट का स्क्वायर करूँगा तो ये आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, वी नॉट स्क्वायर, स्क्वायर होगा। अच्छा, अब अगर मैं नेगेटिव का स्क्वायर करूँगा तो वो भी पॉजिटिव ही आएगा ना, तो वो भी ऊपर ही आएगा। इसका मतलब है ये आपकी, अगर मैंने नेगेटिव का स्क्वायर किया तो वो भी पॉजिटिव आंसर आएगा। अगेन इसी तरह से ये भी आपके पास पीक वैल्यू है, पॉजिटिव, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी आपके पास पॉजिटिव वी नॉट स्क्वायर आ जाए, ठीक है। इट मीन्स कि ये आपके पास जो वैल्यू है
ये वी नॉट स्क्वेयर को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है जी। यानी ये वैल्यू वी नॉट स्क्वेयर को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। ये वाली जो लाइन है ये वी नॉट स्क्वेयर को रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा, अब हमने स्क्वेयर क्यों लिया है? बेसिकली अगर हम स्क्वेयर के बगैर करते हैं ना तो ये आई नॉट माइनस आई नॉट क्या हो जाता है, ज़ीरो। लेकिन अगर मैं स्क्वेयर करने के बाद इनको ऐड करूंगा फिर आंसर ज़ीरो नहीं आएगा। तो यही हमने यहाँ किया है कि दो वैल्यूज़ नहीं, एक ज़ीरो और दूसरा वी नॉट। ज़ीरो का स्क्वेयर तो ज़ीरो ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वी नॉट का स्क्वेयर जो है वो आप देखें कि वो वी नॉट स्क्वेयर हो गया, और नेगेटिव का भी स्क्वेयर लेंगे तो वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब अब हमारे पास ना एवरेज वैल्यू का हमने क्या कैलकुलेट किया, स्क्वेयर कैलकुलेट किया। हमने बेसिकली क्या कैलकुलेट किया है, एवरेज जो वैल्यू ली थी, एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज, उसका ना स्क्वेयर आ गया, ठीक है। लेकिन स्क्वेयर कैसे आया है, ज़ीरो स्क्वेयर प्लस वी नॉट स्क्वेयर, ठीक है। यानी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय जो है यहाँ पर क्या आ गया, टू। लेकिन बात ये है कि हमें ना एवरेज वैल्यू स्क्वेयर में नहीं चाहिए, हमें सिंपल एवरेज वैल्यू चाहिए थी। उसके लिए हम जो है वो इसका स्क्वेयर रूट लेते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वेयर। तो हमने इसका रूट मीन स्क्वेयर कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं दोनों तरफ जो है इसका स्क्वेयर कैलकुलेट करूंगा, स्क्वेयर रूट, अब देखें ना, रूट मीन स्क्वेयर नाम से जा रहा है, रूट मीन स्क्वेयर। तो हमने पहले स्क्वेयर किया, उसके बाद मीन ले लिया स्क्वेयर का, लेकिन अब हम स्क्वेयर रूट लेने लगे हैं, तो ये रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू बन जाएगी। अब मैंने इसका स्क्वेयर रूट ले लिया दोनों साइड पर। अब जो आंसर आएगा, ये तो सिंपल हो गया जी, आपके पास वी एवरेज का स्क्वेयर करेंगे तो इसको बोलेंगे हम रूट मीन स्क्वेयर यानी आर एम एस वैल्यू, ठीक है जी। इसको हम रूट मीन स्क्वेयर यानी आर एम एस वैल्यू बोलेंगे। और ये जीरो स्क्वेयर प्लस वी नॉट स्क्वेयर ओवर क्या आ गया, टू। तो अब देखिए ना, वी नॉट का स्क्वेयर ऊपर स्क्वेयर रूट होगा तो कट जाएगा स्क्वेयर उससे, तो ऊपर सिर्फ रह जाएगा वी नॉट। लेकिन स्क्वेयर रूट ये टू के ऊपर आएगा, तो वी नॉट ओवर ये आपके पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट टू। दिस इज कॉल्ड बेसिकली रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू। अब देखिए इसका मतलब है वी नॉट ओवर स्क्वेयर रूट टू, वन बाई स्क्वेयर रूट टू जो है इसकी वैल्यू आती है 0.707 ऑफ द वी नॉट। इसका मतलब है कि पीक वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू का अप्रोक्सीमेटली 70% जो है वो उसकी इफेक्टिव वैल्यू होती है। इन अदर वर्ड्स यू कैन से, देखिए जो डीसी करंट है उसकी तो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट है उसकी वैल्यू वेरी कर रही है। तो अगर उसमें वेरिएशन है तो उसका हमें कोई एवरेज लेना पड़ेगा। वो जो एवरेज है ना, वो उसको हम कहते हैं वी आर एम एस यानी रूट मीन स्क्वेयर वोल्टेज। इसी तरह से हम यहाँ से रूट मीन स्क्वेयर करंट भी जो है उसका फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। आपकी बुक में ये डायग्राम इस तरह से बनी हुई है, क्लियर हो, जो डायग्राम है वो इस यहाँ से देख लेते हैं। तो देखें इसमें हमने वी नॉट का स्क्वेयर लिया, ये तो वी नॉट स्क्वेयर हो गया। जब नेगेटिव का स्क्वेयर लेंगे तो वो भी पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए ये आपका हाफ हुआ, हाफ पे आपका एवरेज आया, लेकिन अब स्क्वेयर रूट लेने के बाद जो है वो वी आर एम एस आ जाएगा। तो ये देखिए स्क्वेयर रूट लेने के बाद आपका आंसर वी नॉट ओवर स्क्वेयर रूट टू आंसर आ गया, और ये 0.707 होता है। इसी तरह से सिमिलरली करंट भी जो है वो आई नॉट ओवर स्क्वेयर रूट टू होता है, जो कि जैसे वोल्टेज में वेरिएशन आ रही है सेम जो है वो करंट में वेरिएशन होती है। अच्छा, अब कहते हैं जी ये वाली लाइन भी जो है वो एमसीक्यू के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। बुक में भी कहता है मोस्ट ऑफ द ऑल्टरनेटिंग जो है वो करंट एंड वोल्टेज मीटर जो है इज कैलिब्रेटेड टू रीड दी RMS वैल्यू, सो द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट सिग्नल इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द एसी सिग्नल। तो जो मोस्टली कहते हैं जी, जो आपके वोल्ट मीटर होते हैं, एम मीटर होते हैं, वो कौन सी वैल्यू दे रहे होते हैं जब आप किसी सर्किट में उसको लगाएंगे एसी सर्किट में, तो वो आपको RMS वैल्यू यानी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करके देंगे, ठीक है जी। और इसकी जो कहता है RMS वैल्यू ऑफ द AC circuit that produces the same heating effect in a resistor as produced by the same value of DC voltage। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि DC जो है उसके में तो करंट की वैल्यू या वोल्टेज जो है वो एक कांस्टेंट रहती है, लेकिन यहाँ ऑल्टरनेटिंग करंट में वो उसमें वेरिएशन है, वो वेरी करती है, तो उसकी हमें एवरेज जो है वो कैलकुलेट करना पड़ती है। लेकिन एवरेज हम डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि वो जीरो आंसर आ जाएगा, जितना पॉजिटिव मैक्सिमम उतना नेगेटिव मैक्सिमम है। तो हम स्क्वेयर लेने के बाद जब हमको एवरेज लेके स्क्वेयर रूट लेते हैं तो वो जो वैल्यू आ जाती है वो रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू होती है, उसको हम कहते हैं इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। सो नेक्स्ट है जी हमारे पास फेज ऑफ एसी जो है वो अभी हमने सारा डिस्कस किया। फेज ऑफ एसी वी इज इक्वल वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और इसमें हमने देखा
कि किस फेज़ पे जाके कितना, देखें ना, ज़ीरो फेज़ पे ज़ीरो वैल्यू है, पाई बाय टू पे फिर मैक्सिमम वैल्यू है, पाई पे जाके फिर मिनिमम वैल्यू आ जाती है, इस 3 पाई बाय 2 पे जो है वो इसके माइनस यानी 270 पे जाके माइनस वी नॉट आ जाएगा, और 360 पे जो है ये इसके फेज़ हैं, फेज़ ऑफ ए सी हैं। ठीक है जी, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लास्ट जी, वो है फेज़ लैग और फेज़ लीड क्या होता है, बहुत सिंपल है। इसमें अगर हमारे पास ये देखें दो वेव फॉर्म आपको नज़र आ रहे हैं जो कि करंट और वोल्टेज है, ये फेजर वैल्यूज़ हैं, इस वजह से हमें समटाइम्स फेज़ लैग और फेज़ लीड का जो कॉन्सेप्ट है उसको देखना पड़ता है। तो फेज़ लैग एंड फेज़ लीड क्या है, देखें यहाँ पर हमें ब्लू में और रेड में कर्व नज़र आ रहा है। जो रेड वाला है उसने ज़ीरो से स्टार्ट लिया, अगर आप गौर करें तो रेड जो है वो यहाँ पर और ब्लू दो हैं यहाँ पर, तो इसमें जो रेड वाला है अगर आप उसको देखें तो रेड वाले ने ज़ीरो से स्टार्ट किया। ठीक है, सो रेड जो है वो यहाँ ज़ीरो फेज से उसने स्टार्ट किया हुआ था, ये रेड वाला है। जबकि ब्लू वाला जो है अगर आप गौर करें तो उसने 90 से स्टार्ट किया। ठीक है, ब्लू वाला जो है वो पीक से स्टार्ट हुआ है ना, तो वो 90 से यानी पाई बाय 2 से उसने स्टार्ट लिया। तो इसने जो स्टार्ट लिया वो पाई बाय 2 से लिया, जबकि इसने जो इस कर्व का जो स्टार्ट है वो कहाँ से है, ज़ीरो से। तो दोनों में जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना होगा, वो पाई बाय 2 का ही होगा ना। तो हम कहेंगे ब्लू वेव लीड जो है वो रेड वेव कितने एंगल से, 90 यानी पाई बाय 2 से उसको लीड कर रही है। ठीक, इसी तरह से करंट और वोल्टेज जो है वो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में वेरी कर सकते हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट में ऐसा हो सकता है, हम कहेंगे कि वोल्टेज और करंट इन फेज है, इन फेज का मतलब दोनों एक से जो है ना स्टार्ट हुए, करंट भी ज़ीरो वोल्टेज भी ज़ीरो, तो दोनों ज़ीरो ज़ीरो से स्टार्ट हुए। मतलब कहने का ये है कि अगर ना हम यूँ कहें कि लेट्स से कि यहाँ पर मैं कर्व ड्रॉ करता हूँ करंट और वोल्टेज के लिए, तो मैं कहता हूँ कि ये लेट्स से कि हमारे पास, हाँ जी, इसमें सपोज करें कि मैं कह रहा हूँ कि ये करंट के लिए कर्व है। ठीक है, ये मैं कहता हूँ वोल्टेज के लिए कर्व है। अब देखिए करंट और वोल्टेज मैं कहूँगा यहाँ पे इन फेज है, इनमें फेज डिफरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि करंट ने भी ज़ीरो से स्टार्ट लिया, वोल्टेज ने भी ज़ीरो से स्टार्ट लिया, करंट भी मैक्सिमम वोल्टेज भी मैक्सिमम, फिर करंट ज़ीरो वोल्टेज भी ज़ीरो, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर वोल्टेज एंड करंट क्या है, इन फेज है। ठीक है, इनमें इन फेज है। लेकिन जो है वो समटाइम्स ऐसा होता है, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं वहाँ पे करंट और वोल्टेज इन फेज नहीं रहते। फॉर एग्जांपल इन फेज का मतलब है यहाँ पर जैसे ये आपको कर्व नज़र आ रहा है, जैसे बुक में एग्जांपल दी हुई है, इसमें वोल्टेज ने स्टार्ट लिया ज़ीरो से, जबकि करंट जो है वो अगर देखें तो वो 270 से स्टार्ट हुआ है। इट मीन्स कि यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो करंट जो है वो 90 के बाद जाके यहाँ ज़ीरो हुआ है, पाई बाय 2 उसका यहाँ पे आ रहा है। इस इट मीन्स कि अगर यहाँ पर हम वोल्टेज और करंट के फेज़ की बात करेंगे तो वोल्टेज जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट ले रहा है, जबकि करंट जो है वो उसने स्टार्ट लिया 270 से यहाँ से। सो इट मीन्स कि ये इसका आगे जाके ज़ीरो होता है, तो इसका ज़ीरो जो है वो देर से आ रहा है, इसका मतलब इसका पहले, इसमें वोल्टेज लीड कर रही है। अगर वोल्टेज का कर्व है, ये करंट का कर्व है, तो कितना डिफरेंस है, असल में यहाँ जो डिफरेंस है वो ये है। तो ये जो डिफरेंस है बेसिकली कितना डिफरेंस है, देखिए ना फेज को आप इस तरह डिवाइड करते हो ना, यूँ आप डिवाइड करते हैं। ठीक है जी, 4 पार्ट्स में, तो एक पार्ट जो है उसका ये पाई बाय 2 को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है कि वोल्टेज जो है वो करंट से कितना आगे है, पाई बाय 2 एंगल से आगे है, पाई बाय 2 से लीड कर रहा है। ठीक है, सो इसमें बेटा जी अब रोटेशन जो है वो इस डायग्राम को बेसिकली हम बोलते हैं फेज डायग्राम, जबकि होती है वेक्टर डायग्राम। वेक्टर डायग्राम में हम ये शो करते हैं तो कौन सी क्वांटिटी जो है वो लीड कर रही है और कौन सी लैग कर रही है। तो यहाँ पर अगर वोल्टेज जो है वो करंट से लैग कर रहा है तो देखें दोनों में एंगल कितना हमने बना दिया, 90, और रोटेशन हमने लेफ्ट साइड को देनी है। इसका मतलब ये हुआ एंटी क्लॉकवाइज हमने रोटेशन देनी है। तो वोल्टेज जो है वो यहाँ ये वेक्टर डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि वोल्टेज जो है वो लीड कर रही है किसको, करंट को, कितने एंगल से, 90 के एंगल से। ठीक है बेटा, मुझे इजाज़त दीजिएगा, इसको अच्छे से लेक्चर को रिवाइज कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कल आपसे मुलाकात होगी, और जो जो आगे टॉपिक्स बढ़ते जाएंगे आपके लिए असाइनमेंट और क्विज भी अपलोड होंगे, उनका भी साथ साथ आपने रिस्पॉन्स करना है और असाइनमेंट्स को भी प्रॉपर साथ साथ सॉल्व करते रहना है। बेटा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।